वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली लाने की गवर्नर सिंध की कोशिशें रंग ले आई हैं। MQM पाकिस्तान के तीनों धड़े मुत्तहद हो गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहद होने का ऐलान भी कर दिया है। मुत्तहद होने का मरहला तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये इत्तेहाद कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली साबित होगा। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी। कराची को बचाने के बयानिए पर मुत्तहद होने वाली मुत्तहिदा, क्या लगता है कब तक मुत्तहद रहेगी? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? अच्छा, ये जो कुछ मैंने आज सुना, ये मैं बरसों पहले सुन चुका था। बरसों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। बल्कि मेरा ख्याल है कि MQM का जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है, जिसे मंशूर कहते हैं, उनमें सब लिखा हुआ है। इनको हुकूमतें मिली, इनको सूबाई हुकूमत में गए, ये कौमी हुकूमतों में गए, असम्बलियों में गए, ये इस तरफ इन्होंने तवज्जो बिल्कुल नहीं दी, ना इस पर इम्प्लीमेंट कराया इन मुतालबात पर। कराची को कराची का हक बनना चाहिए, कराची पुलिस होनी चाहिए, कराची में रोज़गार का इजाफा होना चाहिए, कराची की हल्का बंदियों का मसला अब लाएंगे और खासी ताख़ीर से लाएँ। ये भी मेरा ख्याल है। देखें क्या होता है कि हालात जो हैं, मसला मुत्तहद होने का नहीं था, मसला टूटने का था, मसला मरकज़ी क़यादत के बिखर जाने का था। मसला ये था 22 अगस्त के वाक़े से पहले कि जो क़यादत एक सीटी पर शहर जाम कर देती थी, वो क़ुव्वत मुहर्रिका जिसे हम कहते हैं, वो मौजूद नहीं रही। तो ये टूटते गए, बिखरते गए, लड़ते गए, एक दूसरे को निकालते गए। और इन्होंने लोग कहते हैं ना कि इख्तलाफ इतना करो कि दोबारा मिलने में शर्मिंदगी ना हो। इन्होंने TV पर आकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे इल्ज़ामात लगाए, ऐसे मतलब आमिर खान ने फारूक सत्तार के खिलाफ लगाए इल्ज़ामात, ऑनर गए वो सब। तो इतना दूर निकल गए एक दूसरे से। अब करीब आए गवर्नर साहब, अब अचानक आ गए नसरीन जलील की जगह गवर्नर साहब आ गए, टिसोरी साहब, उन्होंने मिलाया बिठाया और आज खुद बीमार हो गए। वो आज जो बारात का दूल्हा था वो बीमार हो गया, उनके पेट में गड़बड़ हुई, तो वो जाहिर है शायद वो आते भी नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ जो बातें हुई हैं आज, वो जैसे मैंने कहा पहले का अंदाज है, तो अब फारूक सत्तार साहब का अंदाज पहले के जैसा है, वही धमकियाँ। खालिद मकबूल साहब का अंदाज पहले जैसा है, वही धमकियाँ कि इंतखाबात नहीं होने देंगे। अब असल सवाल पता ये होता है, आज पहला इख्तलाफ भी सामने आ गया ना, जब फारूक सत्तार को उन्होंने मना किया। मैं वहीं आ रहा हूँ कि असल बात यहाँ पे पैदा होती है, आप अगर इंतखाबात नहीं होने देंगे तो क्या तरीक़ा इख्तियार करेंगे उसके लिए? क्या तरीक़ा आपके पास? वायलेंस होगा, रास्ते बंद कर देना होगा, कोई पुराना वाला तरीक़ा? क्या होगा तरीक़ा? दूसरी बात की इख्तलाफात मौजूद हैं। आज का जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बड़े गौर से देखी है, और मैं आम तौर से जब जाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जाता था एक ज़माने में जब मैं रिपोर्टर था, अब तो TV पर देखता हूँ, तो जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो मुझे बहुत सी बताती है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। फारूक सत्तार दाएं तरफ नहीं देख रहे थे, बाएं तरफ देख रहे थे। खालिद मकबूल ने उनको एक मौके पर टोका, जब उन्होंने कहा, उन्होंने मशवरा मुफ्त में देते हैं वो कि सूबाई और फाकी हुकूमतों से अलग हो जाएं। खालिद मकबूल बहुत तेज़ और बहुत अक्लमंद शख्स हैं, वो बहुत बुनियादी रुकन हैं MQM के। उन्होंने फ़ौरन कहा कि फारूक भाई, पॉलिसी स्टेटमेंट आप ना दें, मतलब कट टू साइज किया गया फ़ौरन, ठीक, बिल्कुल कट टू साइज किया गया। अब मेरा ख्याल ये है कि ये किसी आज रात के कोई इजलास है काबीना का, उससे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इजलास होगा, होगी, शायद इंतखाबात मुलतवी हो जाए। ठीक, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ये जो मुत्तहद हुई है, तो क्या ये अपना वोट बैंक इकट्ठा कर पाएगी और कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे पाएगी?
शायद देखें, इन्होंने काफ़ी डिले किया है, जिसमें दोनों पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने बहुत इंटरेस्ट लिया है और उन्होंने काफ़ी हद तक कन्विंस भी किया। ख़ास तौर पे ये 9 अप्रैल के बाद अगर आपने देखा हो तो बहुत लोग एमक्यूएम के पीटीआई में आए हैं, उनके जलसे अटेंड किए, उनके जो भी मुतालबा थे उसमें वो एग्री किए हैं और ये इसी वजह से ये देख के इकट्ठे हुए हैं कि इनको नज़र आ रहा था कि पीटीआई दोबारा बहुत स्ट्रांग हो रही है और पीपल्स पार्टी को भी यही सूट करता था कि अगर पीटीआई को कमज़ोर करना है तो उसके लिए एमक्यूएम हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। कराची के स्टेक्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मैं इसमें डिफ़िकल्ट देखता हूँ वो ये कि दे डोंट हैव ए इंस्पायरिंग लीडर। वो लीडर जो इन तीनों पार्टी जो अभी मिले इकट्ठे हुए, मदर पार्टी और पीएसपी और फारूक सत्तार, इनको इकट्ठा करने में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए जो कि इनको कंट्रोल करे। जब मुझे नहीं लगता खालिद महबूब सिद्दीकी इतने स्ट्रॉन्ग होंगे या हैं या इंस्पायर कर सकते हैं अपने सिंध कराची के अवाम को कि जी हमारा लीडर है। एक तो ये इसमें मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन देखना ये है कि अब ये नेक्स्ट लायबल ये जो अपॉइंटमेंट इनकी होंगी, डिप्टी कन्वीनर, उसके बाद जो डिफरेंट, फिर उसके बाद कराची के इलेक्शन के अंदर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें आगे फिर ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े न हो जाए, जो कि बहुत बड़ा धचका होगा। अदरवाइज बेसिकली मैं एमक्यूएम को बहुत अच्छी पार्टी समझता हूँ। अगर ये शुरू में अल्ताफ हुसैन और उसके बाद फिर मिलिटेंट ग्रुप ना होता और ये जिस तरह के लोअर क्लास, मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे जो नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल में ना ये इनको सोचने की ज़रूरत है कि इन्होंने क्या करना है, कैसे चलना है और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ कैसे इत्तेहाद में आते हैं, नहीं आते। क्योंकि पीडीएम के तो वो कह दिए अगर कल इलेक्शन परसों होते हैं तो हम इसमें इलेक्शन में नहीं आएंगे और हम होने भी नहीं देंगे। अब ये देखना है कि इसको ये कैसे लेते हैं और कैसे चलते हैं, अपने इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इन दरमियान में स्पॉयलर्स भी होंगे, वो भी देखना है। पीटीआई को भी निकल गए हैं, तो काफ़ी ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर एग्जैक्ट पता चलेगा कि वेयर आर दे गोइंग टू स्टैंड इन द फ्यूचर इलेक्शंस। सही। जुनैरा, क्या लगता है ये जो मुत्तहिदा इस वक्त मुत्तहिद हुई है, क्या ये वाकई में कराची के लिए मुत्तहिद हुई है या फिर तहरीक इंसाफ को कराची से बाहर करने के लिए? आई थिंक एक तो उनको अपने सर्वाइवल के इश्यूज हैं इस वक्त और उसकी वजह से अगर उन्हें कहीं से ये एडवाइस आई है कि आप अगर मुत्तहिद हो जाएं तो आपके लिए बेहतर है, यू कैन बी वन यूनिफाइड स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो हो सकता है लेट्स अज्यूम कि उन्होंने सोचा हो कि चलें मुत्तहिद हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी लीडरशिप डिवाइडेड हो, आप देखें सबकी अपनी अपनी एक लीडरशिप वाला एक रोल रह चुका है, इन सब का अपने अपने फैक्शंस में ये सारे लीडर रहे हुए हैं। अब वो किसी एक लीडर के झंडे तले कैसे खड़े होंगे? सबसे बड़ा क्राइसिस तो ये आएगा कि किसी को लीडर मानना, अपने आप को एक स्टेप पीछे करके, उसके लिए कोई बड़ी इंस्पिरेशन चाहिए होती है, कोई मैनिफेस्टो ऐसा हो, कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा हो जो दैट इज़ लार्जर देन योर ओन गोल। तो वो तो है नहीं, ये प्योर सियासत हो रही है। तो जब ऐसा नहीं है तो 3-4 धड़े जब इकट्ठे होंगे तो उनकी आपस में पावर स्ट्रगल चलती रहेगी डेफिनेटली। दूसरा ये कि इनहेरेंटली पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा आपस में राइवल्स हैं। अगर पीटीआई को काउंटर करने के लिए भी ये मूव की गई है, तब भी जो चीज़ें एमक्यूएम मांग रही है पीपल्स पार्टी से, वो पीपल्स पार्टी उनको देने को तैयार नहीं है। तो होगा ये कि इनके मुत्तहिद होने से जो 4 लोगों में लड़ाई होनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों में होना शुरू हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये लोग अपने नज़म को, जो एक पार्टी का नज़म होता है, एक हायरार्की होती है, अगर तो उसमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते, अगर ये बड़ा ऑर्गेनिक इनका इत्तेहाद हो रहा होता तो फिर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि लोगों की भी शायद कुछ उम्मीदें दोबारा से बहाल हो जाती कि लेट्स होप कि ये बिल्कुल जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चले इन्हें समझ आ गई होगी, ये इकट्ठे हो गए हैं, डिलीवर करेंगे। बट एग्जैक्टली जिस तरह सेंटर में 12 जमातों को इकट्ठा करके बिठा दिया गया है किसी एक को काउंटर करने के लिए, वही फॉर्मूला कराची में आई डोंट सी दैट वर्किंग, बिकॉज प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं और हर एक को ये इंजीनियरिंग नज़र भी आ रही है और समझ भी आ रही है। तो ऑर्गेनिक नहीं है, इसलिए वट एवर इज़ नॉट ऑर्गेनिक मैं समझती हूँ वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, यानी आपको ये इत्तेहाद भी ज़्यादा देर तक चलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब,
आज मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने बड़ी तनकीद की है वफाक पर, क्या लगता है क्या आड़े हाथों लेने का ये सिलसिला सिर्फ बयानात की हद तक ही रहेगा या फिर मुमकिन है कि मुस्तकबिल में वफाक से अपनी राहें अलग कर ले ये मुत्तहिदा? कोई ऐसी बात नहीं है कि कर लें, मुझे मुमकिन नज़र आता है, क्योंकि अब अपनी अपनी सियासी बका का सवाल है और नैरेटिव बिल्डिंग तो उन्होंने भी करनी है और कुछ पीटीआई बैशिंग होगी, कुछ उनको वफाकी हुकूमत से जो गिले हैं पीपल्स पार्टी से, वो उन्होंने अपनी नैरेटिव अपने वर्कर को वापस मोमेंटम देने के लिए नैरेटिव बिल्डिंग तो उन्हें करनी होगी, जिसका आगाज़ उन्होंने आज शुरू किया है और अपनी पुरानी जो उनकी बेस है, एक एग्रेसिव और वायलेंट बेस, उसकी तरफ वो वापस आने की कोशिश आज की है उन्होंने। और अब वो अपने वर्कर को कितना उसमें वापस मोबिलाइज़ कर लेते हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक आपस में कर लेते हैं, कितना उनका वर्कर वापस सड़कों पे आ जाता है जब वो कहते हैं हम इंतखाब नहीं होने देंगे, कितने वो पोलिंग स्टेशन रोक सकते हैं, कितना वो एहतजाज कर सकते हैं, कितने वो अपने दोबारा सेक्टर्स के लोगों को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं तंजीम को, क्योंकि एमकेएम की तंजीम ही उसका सब कुछ था। 90 ही उसका एक हेडक्वार्टर था और वहाँ से जो कुछ एक मैसेज जाता था जो पूरे कराची को होल्ड करता था। क्या वो ऐसा आपको बहादुराबाद को ऐसा न्यूक्लियस बना सकेंगे जहाँ से एक मैसेज जाएगा और वो मैसेज जो है वो पीएसपी, फारूक सत्तार, एमकेएम पाकिस्तान, सब इशरतुल-आबाद, सब लोग जो आ रहे हैं उस एक मैसेज के ताबे आ जाएंगे। बाकी एमकेएम के लीडर तो बहुत अरसे से लंदन चले गए हुए थे और वो राब्ता कमेटी के ज़रिए ही चलाते थे अपनी पार्टी को, खुद वो टेलीफोन के ज़रिए या बुलाते थे, तो उन्हें एक राब्ता कमेटी के ज़रिए काम करके आपस में बैठ के मुशावरत करके फ़ैसले करने की एक आदत है। मैं समझता हूँ ये वाहिद पार्टी है जिसके अंदर कोई एक ऐसा मौजूद रहा है फोरम जहाँ बैठकर सब फैसले करते थे, जिसको राब्ता कमेटी कहा जाता था, जहाँ सब बैठते थे और बैठ के आपस में बात करते थे। बाकी जमातों में तो हमें ऐसे फोरम्स नज़र नहीं आते हैं। हाँ। मसलन पीटीआई में ऐसा कोई फोरम नहीं है, मुस्लिम लीग नून में ऐसा कोई फोरम नहीं है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास भी साल में 2 दफ़ा ही होता है। पूरा साल तो हम वहाँ कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास नहीं देखते, लेकिन राब्ता कमेटी के इजलास तो हम हर हफ्ते सुनते थे और देखते थे और हर मौके पर राब्ता कमेटी के इजलास बुलाए जाते थे। तो मेरे ख्याल में उनके पास एक मॉडल राब्ता कमेटी का मौजूद है जिसको वो दोबारा एक्टिव करके इकट्ठे चलने का मॉडल बना सकते हैं। लेकिन किस हद तक एमकेएम लंदन की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी पेनिट्रेशन अब कितनी है, उसको ये कितना काउंटर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो चैप्टर तो क्लोज हो गया हुआ है ना। कि उनका जो वोट बैंक है वो ना पीपल्स पार्टी ने छीना है ना नून लीग ने छीना है। उनका वोट बैंक उनसे अगर छीना है तो पीटीआई ने छीना है, लिहाजा उनका पॉलिटिकल राइवल पीटीआई था। उनका पॉलिटिकल राइवल पीटीआई था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, इसमें शाइस्ता बात यह है कि हमें देखना चाहिए कि अभी एमक्यूएम को पीडीएम के साथ रहने का फायदा है, ये नुकसान है। पीडीएम इज ऑन द डिक्लाइन, इलेक्शन आर लाइकली टू कम और लोगों को उनसे बहुत नाराजगी है, चाहे कराची के बिकॉज दे डिड नॉट डिलीवर। तो इस वक्त अगर वो पीडीएम को खुदाफिज कहते हैं तो दे विल हैव अ बेटर वोट बैंक। लोगों के जो जज्बात हैं, जहाँ जो आटे की पोजीशन हैं, जो बहुत बुरे हाल में हैं, तो ये वजह से लोग इनको वेलकम करेंगे अगर ये उधर छोड़ेंगे। पहले ये देखें, सिंध में ये हुकूमत में नहीं है, सिर्फ सेंटर के अंदर है, और अगर इस वक्त छोड़ते हैं तो उससे इनकी वोट बैंक भी बढ़ेगा, हालात देखे होंगे, क्योंकि इन्होंने उनकी पार्टी को ज्वाइन करके व्हाट डिड दे गेट, लेस वन ऑड मिनिस्ट्री फेडरल मिनिस्टर के अमीन साहब के, और क्या इनको मिला है इस, और ना उनकी कोई बात पूरी हुई, जो वादे थे कोई पूरे नहीं हुए। इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त वो यही सबसे बेहतर सोचेंगे, और ये सोचना भी चाहिए कि आज ये 3-4 दिन में अगर फैसला कर लेते हैं तो वो इनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। लेकिन 3 लीडर्स इकट्ठे रहना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। सही। एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं कह रहा था कि जो सीटें छीनी गई हैं एमक्यूएम से, या एमक्यूएम जहाँ पर हारी, वो तो सब पीटीआई के पास हैं, और हलके भी वही हैं जो एमक्यूएम के हलके, जहाँ पर एमक्यूएम जीतती थी। 2 लाख वोट से जीतती थी ब्रिगेडियर साहब, 2 लाख वोट से, और अब वहाँ उसको 1200 वोट मिलते हैं, 1500 वोट मिलते हैं, और मैक्सिमम वोट जो मिले हैं मुस्तफ़ा कमाल को
इस दौरान वो 12,000 वोट मिले हैं और वो हारे। तो अब मेरा जो मसला है वो ये है कि वो वोट बैंक कहाँ चला गया, जो 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और कम से कम 90,000 पर डिपेंड करता था, वो वेंट डिसॉल्व नहीं हो गया, वो ट्रांसफर हुआ है। वो ट्रांसफर हुआ, कोई पीटीआई में गया, कुछ पीपुल्स पार्टी में गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया और कुछ घर बैठ गया। अच्छा, घर वो जो बैठे वो लोग बाइकआउट वाले हैं और बड़ा हिस्सा है। देखिए, जो पिछले इंतखाबात हुए हैं, बाई इलेक्शंस, सब में सिवाय एक के 500 वोट से जीती है एमक्यूएम एक जगह पर, बाकी जगह पर बुरी तरह हारी है। मतलब ऐसा ही है। बंदोखेल का जो हल्का था, जी, जो जीतना चाहिए था एमक्यूएम को, जी, वहां नहीं जीत पाया बल्दिया टाउन के इलाके में। इसी तरह दूसरे इलाके हैं। तो ये जगजा किस तरह करेंगे, वोट बैंक कैसे वापस लाएंगे, इनके पास कौन सा करिश्मा है, कौन सा करिश्मा है? फारूक सत्तार में कोई करिश्मा नहीं है। खालिद मुस्तफा कमाल ने बहुत अच्छी बातें की जी, ठीक है। मुस्तफा कमाल वाहिद जिन्होंने खुद तनकीदी की है, जिन्होंने कहा है हमारे कब्रिस्तान लाशों से भर गए थे, हमारे लोग बेरोजगार हो गए थे जी, हमारे सड़कों पर लाशें मिलती थी, भत्ता होता था। अब ऐसा नहीं होता जी, अब ऐसा नहीं होता। उन्होंने अपने ऊपर क्रिटिसाइज किया है। और जब कोई फारूक सत्तार तैयार नहीं है, वो कहते हैं भूल जाएं, मैं पिछली बात नहीं करूंगा। सही, इनको पहले बैठकर माफी मांगनी चाहिए अपने पिछले किरदार के ऊपर और अपने खुद एहतसाबी, जैसे मुस्तफा कमाल ने और फिर आगे बढ़ना चाहिए। करनी चाहिए, ठीक, फिर आगे बढ़ना चाहिए। आवाम से बात करें, आवाम से माफी मांगे, किसी और से नहीं। लेकिन वो पॉइंट अभी रहेगा कि वोट बैंक वापस कैसे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट अभी रहेगा कि वोट बैंक कैसे वापस आएगा। आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि इंतखाबात जो है वो नहीं होने देंगे बल्दियाती। इत्तेहाद होता है इंतखाबात के लिए, आमतौर पर हमने हमेशा यही देखा है। ये कैसा इत्तेहाद है जो कि इंतखाबात का ही बायकॉट करने जा रहा है? दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम कि आप इत्तेहाद कर रहे हैं। क्या आपको ये लगा कि जो आपका वोट बैंक था उसके साथ ज़्यादती हो रही है, आप उनको दोबारा रिप्रेजेंट करते हैं, यू हैव बीन गिवन अ क्लीन चिट, तो यू वांट टू टेक अ फ्रेश स्टार्ट। जो फ्रेश स्टार्ट आप लेते हैं वो बड़े डेमोक्रेटिक वे में लेते हैं अगर, तो फिर बात समझ में आती है कि ठीक है इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। लेकिन रिजर्वेशंस अगर आपकी वही हैं जो 4 साल पहले आपके मेयर ने रिज़ाइन करते हुए बोली थी और उस वक्त कागजात फाड़ दिए थे और कह दिया था टेन्योर ख़त्म होते हुए कि मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे। रिजर्वेशंस आपकी वही हों और एक्सपेक्टेशंस आप 4 साल बाद ये कर रहे हो कि हम अभी भी वैसी ही अकड़ दिखाएंगे और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ये आउट ऑफ प्लेस है उनकी थिंकिंग। दूसरा, उनको ये भी सोचना चाहिए कि दे हैव अ वेरी बैड बैगेज टू कैरी। ये जो अभी NBC बात कर रहे थे ना, ये बहुत इनका एक बैकग्राउंड है और वो कोई भूलने वाला बैकग्राउंड नहीं है। एवरीबडी नोज दैट एंड अनटिल एंड अनलेस ये यहाँ पे पैलेसेस खड़े कर दें और सबके पेट भर दें, लोग वो भूलेंगे नहीं। जो वोटर है वो या रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्स देता है। वोटर रिएक्शन में अब इनको वोट नहीं डालता, ये ज़हन में रखें। चाहे वो कोई भी है, उसमें आप एथनिक वोटर भी ले लें, उसमें आप नॉर्मलाइज भी कर लें इस मेरी स्टेटमेंट को, जैसे मर्जी कर लें। और कई दफ़ा यूँ होता है जो कि हम पंजाब में भी देख रहे हैं कि लोग मायूस होकर थर्ड पार्टी को वोट डाल देंगे, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से उम्मीद चाहिए होती है। लोग उम्मीद पे ज़िंदा रहते हैं हमारे जैसे मुल्क में, तो वो उम्मीद अगर पंजाब में आज PTI है और कराची में आज PTI है तो वो एक हकीकत है। ये अलग बात है कि कल वो उम्मीद भी ऐसी ही हरकतें करे और फिर लोगों को कहीं और शिफ्ट होना पड़े। सो ये कुछ रियलिटीज़ हैं, इनको अगर समझते हुए MQM आगे बढ़ेगी और या कोई भी पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी तो शायद कुछ ना कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से गेन कर ले। लेकिन ओल्ड स्ट्रैटेजीज़ के साथ, ओल्ड नारों के साथ अगर आप समझते हैं कि लोगों को दोबारा बेवकूफ़ बना लेंगे तो दैट इज़ नॉट गोना हैपन। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, फारूक सत्तार ये कह रहे हैं कि शारा फैसल पर अगर हमने धरना दे दिया तो देखते हैं कि कैसे बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी यही कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो नहीं, उनमें हिस्सा नहीं लेंगे, बायकॉट कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है पुरअमन बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो पाएगा 15 जनवरी 2023 को? देखिए, मुश्किल है क्योंकि आप पहले ही सिक्योरिटी इदारों ने माजरत कर ली है, फ़ौज ने माजरत कर ली है और बाकी सिक्योरिटी इदारों ने फोर्सेस देने से माजरत कर ली है, तो ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा
पीटीआई के लिए भी टेस्ट होगा। देखिए, कराची के इंतखाबात का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एमक्यूएम की वो वायलेंस रही है हमेशा, कि जिसकी वजह से मुकाबले की सियासी जमातों के पास वो वायलेंस की ताकत नहीं होती थी तो वो सरेंडर कर जाती थी। क्या एमक्यूएम अपनी वायलेंस की उस स्ट्रेटजी पे वापस जाकर पीटीआई को वहाँ से वैसे ही जैसे पहले पार्टी जमात इस्लामी और दीगर सरेंडर कर गए थे, सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पीटीआई के पास भी कराची में कोई करिश्मेटिक लीडर नहीं है कि जो उनको वहाँ लोकली लीड कर ले। इमरान खान साहब बहुत कम कराची जाते हैं, बतौर प्राइम मिनिस्टर वो एक रात कराची नहीं रहे हैं, और आगे वो कितना कराची को वक्त दे सकेंगे ये भी एक सवाल है। ऐसे में अगर वाकई एमक्यूएम वहाँ वायलेंस की तरफ जाती है, धरनों की तरफ जाती है, एहतजाज की तरफ जाती है, तो ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि वो अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन पे कैसे लाएगी। अगर उसका वोटर पोलिंग स्टेशन पे नहीं आता तो फिर गैप कितना रह जाएगा, क्योंकि फिर ये देखना पड़ेगा कि एमक्यूएम का वोटर कितना आ जाएगा और पीटीआई का वोटर खौफ से कितना नहीं आएगा, क्योंकि फिर इलेक्शन की डायमेंशन माजी में भी वहाँ ऐसी रही हैं कि मुखालिफ सियासी जमात का वोटर पोलिंग स्टेशन तक जा ही नहीं पाता था। उनके अपने तो 2-2 लाख निकल आते थे, लोग हैरान थे कि 8 घंटे में 2 लाख वोट कैसे डल जाते हैं, लेकिन दूसरों के डब्बे खाली निकल आते थे। तो मुझे कुछ उस किस्म के पैटर्न की तरफ एमक्यूएम ये जो मुतफिका है ये वापस जाती नजर आती है। उनके ख्याल में पॉलिटिकल होल्ड वापस लेने का एक वही रास्ता है। ठीक है, यानी पुराने पैटर्न पर ही। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक भी लेनी है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि जमात इस्लामी को हम बिल्कुल भूल रहे हैं। ये भी कराची में स्टेक होल्डर है और उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। पहले जब इनके थे वो इनके थे मेयर थे, उन्होंने बड़ा काम किया था। और अभी अगर हाफिज नईम ने काफी ज्यादा वो बात कर रहे हैं और फिर इलेक्शन में उनके उन्होंने चाह रहे थे कि इलेक्शन हो भी जाए, तो वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये भी कहीं ना कहीं कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। ठीक है, एनबीसी। मैं कहता है कि जुनैरा की जो बात थी कि वोटर मायूस हो जाता है, वही जवाब है सुरवर्दी साहब के इतराज का कि वोटर क्या करेगा। वोटर पे नेगेटिव वोटिंग करता है, फिर वो आपको आग कर देता है कि जाओ मैं वोट नहीं देता। और ये पिछले इंतखाबात में हुआ, जो पीटीआई ने वाकई कोई काम वाम नहीं किया, लेकिन पीटीआई के जिन खंभों को वोट मिले वो एमक्यूएम से मायूसी की वजह से मिले। ठीक। और इस बार ना पीटीआई ने काम किया ना एमक्यूएम ने। जिसका तरफ इशारा किया ब्रिगेडियर साहब ने हाफिज नईम की तरफ, वो तो सोशल मीडिया जंग जीत चुके हैं। सही, ठीक है, बिल्कुल। इस तरह से तो फिर वोटर्स का रिएक्शन आएगा भी। ठीक, तो 3-4 पार्टियां हैं जिनका टकराव होगा, और अगर वायलेंस होगा तो शायद उससे निपट लिया जाए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये सवाल नाज़रीन जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि एमक्यूएम के धड़े जिनके सरबरा आपस में मिले हैं और मुत्तहिद हुए हैं, तो क्या ये इत्तेहाद कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली होगी? 36% लोगों का मानना ये था कि जी हाँ, ये इत्तेहाद कराची की सियासत में एक बड़ी तब्दीली है, जबकि 64% लोगों का मानना यह है कि ये इत्तेहाद कराची की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब की सियासत में परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ का बड़ा सरप्राइज। अंदाजों और तज्जियों के बरक्स 186 का गोल्डन नंबर पूरा करने में कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग ने सियासी शिकस्त पर पहले तो शोर मचाया, मगर फिर गवर्नर पंजाब ने वजीर आला के वोट को तस्लीम भी कर लिया और अपना नोटिफिकेशन वापस भी ले लिया। तहरीक इंसाफ जो कि मुसलसल असम्बलियां तहलील करने के दावे करती रही है, अब जब इस मामले में कानूनी रुकावटें भी दूर हो चुकी हैं, तो सवाल यह है कि क्या अब 2 सूबाई असम्बलियां यानी कि पंजाब असम्बली और केपी असम्बली जल्द तहलील होती नजर आ रही है? मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, कल हमने ही ब्रेक किया था ये कि एतमाद का वोट कुछ ही देर में ले लेंगे परवेज इलाही साहब। अब भी मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब की और चौधरी परवेज इलाही की, तो कोई ब्रेक थ्रू तो हो ही सकता है। क्या लगता है कौन किसको किस बात के लिए मना रहा होगा इस वक्त? मेरे ख्याल में असेंबली टूटेगी। अब इमरान खान साहब के और परवेज इलाही साहब के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो असेंबली तोड़ें। तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं, उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है, मैजिक फिगर 186 उन्होंने हासिल कर लिया है, अक्सरियत अपनी साबित कर दी है। मुझे तो उम्मीद थी कि आज दोपहर ही तोड़ देंगे,
मुझे तो था कि आज जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ख़त्म हुई 12 बजे तो 12:30 बजे समरी मूव हो जानी चाहिए थी। ये 26 नवंबर से मुशावरत चल रही है। ये कैसी मुशावरत है जो आज भी चल रही है? अब इस मुशावरत का खेल ख़त्म होना चाहिए और समरी गवर्नर को भेज देनी चाहिए। कभी वो ज़मान पार्क पहुंच रहे हैं, कभी ज़मान पार्क वाले वज़ीर आला हाउस पहुंच रहे हैं, कभी अच्छा, वैसे मुजम्मिल साहब, इमरान खान ने फौरी इलेक्शन की तैयारी की हिदायत भी कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि असेंबली जो है वो फौरी तौर पर तहलील कर देंगे। ये अपने नाज़रीन को भी हम खबर देते चलें कि इमरान खान ने ये कह दिया है कि आप लोग इंतखाबात की तैयारी करें। बिल्कुल ठीक है, अब इनको इंतखाबात की तैयारी होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि उन्हें आज काबीना का आज ही इजलास बुला लेना चाहिए था। ये क्यास अब ख़त्म होना चाहिए और वो तोड़ दें और पंजाब में और केपी में निगरान हुकूमतें कायम हो। फिर आगे देखते हैं इलेक्शन कब होने हैं, वो तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन निगरान हुकूमतें तो फ़ौरन बननी चाहिए। सही। एनबीसी, क्या लगता है अब असेंबलियां टूटेंगी या फिर कोई एक नया ट्विस्ट सामने आ जाएगा? देखिए, कल 7:43 पर आपने खबर दी थी जी, और फिर हमसे पूछा था हाँ या ना में कि क्या इत्तेमाद का वोट लेंगे, तो मैंने कहा था हाँ लेंगे। हाँ। और मैं उस पर कायम रहा रात 12 बजे तक और करा के फिर सोया मैं उसके बाद। असल बात क्या है? असल बात ये कि ये परवेज लाई का रुमाल चोरी करने वाली बात है। लोग उसके रुमाल के पीछे पड़ गए और वो चोरी होगा। परवेज लाई साहब वजारत आला से जाएंगे, असम्बली से जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा। देखिए, कितने बयान आए थे कि इमरान खान जो कहेंगे वैसा करेंगे। इमरान खान जिस वक्त कहेंगे उसमें 2 मिनट लगेंगे असम्बली तोड़ने में। इमरान खान जो ही कहेंगे तैयार है, असम्बली तैयार है, वगैरह वगैरह। तो अब क्या हो गया? कल आज सुबह आइडियली वही हुआ जो कल मुझे इम्कान था, तवक्को थी कि सुबह ये होगा कि गवर्नर कह देगा कि जी डी नोटिफिकेशन वापस ले रहा हूँ। फ्लोर टेस्ट हो गया, स्पीकर का ख़त उसको मिल जाएगा, उसका ख़त मिल गया स्पीकर का। उसके बाद जब अदालत ने बड़ी खुशी का इजहार किया और दरख्वास्त निपटा दी, तो अली ज़फ़र को बाहर आने के बाद ये नहीं कहना चाहिए था उसका इस्तक़ाक़ है ये वज़ीर आला का। भाई इस्तक़ाक़ नहीं है, ये पार्लिमानी पार्टी का फैसला है कि असम्बली तोड़नी है। अब आपको असम्बली तोड़नी है, आधे घंटे के अंदर अंदर आपने कई घंटे लगा दिए। अब प्रिज्मा पार्क पहुँचे आप, अब स्पीकर साहब कह रहे हैं कि फैसला हो गया है और 24 से 48 घंटे में असम्बली चली जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम है ये और इससे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है लोगों में। और मुस्लिम लीग काफ वालों के बयान चल रहे हैं कि हमसे परवेज लाई ने वादा किया था कि असम्बली नहीं तोड़ेंगे। अब पहुँचे क्यों हैं, क्या बात हो रही है? लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को अब इमरान खान साहब के वादे के मुताबिक तोड़ना पड़ेगा और ये वादा बहुत पुराना हो चुका है। सही। जुनैरा, वैसे तो अभी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये मरहला तो तय हुआ कल जो एतमाद का वोट लेना था इमरान खान और परवेज इलाही ने मिलकर कर लिया। बड़ी डिसेप्टिव मूव थी और देखा भी हम सब ने। लेकिन अब ये जो तहलील का मामला है, क्या लगता है परवेज इलाही और इमरान खान मिलकर हल कर लेंगे? क्योंकि कल परवेज इलाही साहब ने जब पंजाब असम्बली में स्पीच की उससे ऐसा कुछ लगा नहीं। परवेज़ इलाही साहब की बातों पे अगर आप यकीन करेंगी ना और आपने कराची जाना होगा तो पेशावर पहुंचेंगी, इसलिए उनकी बातों पे तो ना ही जाए तो बेहतर। वो कल के बाद अंदाजा हो गया है। मसला ये है एग्जैक्टली मसला ये है कि बहुत सारे विद इन पीटीआई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ठीक है, हमने नेशनल असेंबली में ना जाने का जो फ़ैसला लिया था वो उस वक्त के सर्कमस्टांसिस के लिहाज से एक प्रिंसिपल स्टैंड था और वो हमने लिया, ठीक है, हम असेंबली में नहीं गए। लेकिन अब ये जो पंजाब में स्पेशली बाईपोल्स के बाद जो लोगों से पजीराई मिली है, एक मैंडेट मिला है और उसके बाद हमें मौका मिल रहा है, तो इसको हम अवेल क्यों ना करें। अब जो बहुत सारे क्यू लीग के लोग हैं, उन्होंने तो ये बहुत सोच समझ के तरक्याती फंड्स लेके फिर वोट देने का फ़ैसला किया है। सो इट वाज नॉट एन इजी गेम फॉर पीटीआई ये 186 का फिगर पूरा करना। तो बहुत सारों को यही वादा वगैरह दिला के एतमाद दे के कि नहीं तोड़ेंगे, आपके तरक्याती फंड्स चलते रहेंगे, ये होगा वो होगा, वो करके कल नंबर पूरा किया गया है। बट एट द सेम टाइम उन लोगों को भी ये मालूम है कि हमेशा इमरान खान सोलो फ्लाइट लेते हैं, वो मशवरे से नहीं चलते। बाकी भी जितने हमारे हुक्मरान हैं हर पार्टी के, वो हमेशा सोलो फ्लाइट्स लेते हैं।
तो फैसला किसका प्रिवेल करेगा, वी ऑल नो कि इमरान खान का करेगा। अब उसके बीच में इनकी क्या सीट एडजस्टमेंट्स पे बातें होती हैं, क्या इमरान खान मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि जिन लोगों को कन्विंस करना है कि ठीक है हम आपको टिकट देंगे और कोई वादे वगैरह करने हैं, जो भी उनको अपने वर्ड्स देने हैं, ज़ुबान देनी है वो करके फिर तहलील करें, कोई अगर लीगल हिच है उसको कर लें, क्योंकि इन्होंने अपनी कोई मास्टर स्ट्रोक भी रखना है ना अपने पास कि अगर बाद में ऐसा नहीं होता जैसा हमने सोचा हुआ कंसीव किया हुआ है तो हमने कैसे चलना है। उसके अलावा क्यू लीग को अपने लिए एश्योरेंसेस चाहिए, वो आगे के लिए फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ लेके असेंबली तोड़ेंगे, ऐसे ही नहीं डिसॉल्व कर देंगे। सो इतना आसान है नहीं, लेकिन एज वी सॉ इट येस्टरडे के सरप्राइजेस आ रहे हैं, मुस्तकिल आ रहे हैं, तो कोई बईद भी नहीं है कि असेंबलियां तहलील हो जाएं। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, कानूनी रुकावटें तो दूर हो गई, अब अगर खान साहब को पंजाब असेंबली या केपी असेंबली की तहलील से रोकना है तो मुज़ाकरात ही वाहिद हल नजर आते हैं। लगता है कि पीडीएम ऐसी कोई कोशिश करेगी? देखें शाइस्ता, नाउ द ट्रम्प कार्ड इज विद द पंजाब गवर्नमेंट एंड पीटीआई, ये तो बड़ा क्लियर है। अब 6 महीने तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं आ सकता और वो अपनी मर्जी से फैसला करेंगे। अब इसमें देखना ये है कि डू दे वांट वन मोर मंथ, जिसमें एमक्यूएम पीटीआई ने ये इनके पीएमएलक्यू ने अगर कोई वादे किए हैं, मे बी दे नेड 3-4 मंथ्स के उनके वो प्रोजेक्ट रिलीज कर दें, फंड दे दें, कोई प्रोग्रेस दिखा दें, और पीटीआई भी शायद कन्विंस हो गए, उनके लोग भी ये चाहते होंगे कि थोड़ा सा उनको टाइम मिले और वो इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी है। नाउ प्रॉब्लम इज पीडीएम इस वक्त डिसऑर्गेनाइज्ड है पंजाब के अंदर, पीएमएलएन आई वुड से, बिकॉज दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स। उनकी अभी चीफ ऑर्गेनाइजर वहाँ इंग्लैंड में बैठी हुई हैं, बुरी तरह उनको अभी भी शिकस्त हुई है, पिछले इलेक्शन में भी हुई है, सो दे हैव टू रीऑर्गेनाइज। तो अगर आज ये इलेक्शन के लिए ये डिसॉल्व करते हैं तो पीटीआई इज इन मच बेटर पोजीशन, क्योंकि पंजाब में पीएमएलएन अभी तैयार नहीं है, ना पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। एक तो ये है, लेकिन मैंने रिपोर्टेडली मुझे ये पता चला है कि पीएमएलएन की लीडरशिप भी नवाज शरीफ को रिकमेंड कर रही है कि आप अब वी शुड गो फॉर जनरल इलेक्शंस। अगर इलेक्शन जाती हैं तो वो उसमें ये एक हो सकता है कि फिर ये दोनों के पास अभी टाइम है, पीडीएम के पास टाइम है, इमरान खान से बैठ जाएं, मुज़ाकरात की ऑफर करें और 1 आध महीना डिले कर लें ताकि ये 1 महीने में थोड़े से हालात ठीक हों, और फिर फरवरी में भी अगर जाके एंड में टूटती हैं तो अप्रैल मई में इलेक्शन होते हैं, फिर बजट बन जाता है। ये बेहतर ऑप्शन है। इसमें एक आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी 1 महीने में क्लियर हो जाएगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और फिर मरीम नवाज भी आ जाएंगी, बैठ के ये इमीडिएट फैसला करें। अदरवाइज आई फील विद इन 1 or 2 days ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी। इमरान इज इन अ कमांडिंग पोजीशन, और इस वक्त वो अच्छी पोजीशन का टाइम फैसला करेंगे तो वो उनकी पार्टी को फायदा होगा। ठीक है नाज़रीन, अब जरा ये बता रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में असेंबली तहलील हो जाएगी, तो क्या केपी और पंजाब असेंबली अगले 24 से 48 घंटों में तहलील होने जा रही है? आप सब वन लाइनर कमेंट कीजिएगा। जुनैरा क्या कहेंगे? जी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ठीक, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। जी हो जानी चाहिए, मैं समझता हूँ यहाँ से अब कोई वापसी नहीं है, इसको 24 घंटे में ही नहीं, आज रात हो जाना चाहिए। ठीक, ब्रिगेडियर साहब। 90% yes, this is the best opportunity to cash on this opportunity. ठीक, एनबीसी। हाँ अभी भेज दे तो 24 घंटे बाद डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होनी है ये। ठीक है, यानी आप सबका मानना यही है कि अगले 24 से 48 घंटों में असेंबली तहलील हो जाएगी, पंजाब की भी और केपी की भी, और असेंबली को तहलील हो भी जाना चाहिए। आप सबका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।